सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। गजा पीस प्लान के हवाले से हम देख रहे हैं कि इजिप्ट में हमास, इसराइल और अमेरिका के दरमियान अहम निगोशिएशंस जारी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के फौरी खात्मे पर जोर देते हुए यरगमालियों की रिहाई को अव्वलीन तरजीह करार दिया है। काहिरा मुज़ाकरात में हमास ने आलमी निगरानी में हथियार डालने पर रजामंदी जाहिर की है और कतर के जरिए इसराइल के मुस्तकिल इनखला की जमानत हासिल करने का दावा किया है। ताहम इसराइल की मुसलसल बमबारी अमन मंसूबे में बड़ी रुकावट बन रही है। दूसरी जानिब समूद फ्लोटेला के मजीद 29 कारकुनान को इसराइल ने डिपोर्ट कर दिया है, जबकि गिरफ्तार अफराद पर बदसलूकी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात भी सामने आए हैं, जिन्हें इजरायली हुकूमत ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब की रिहाई के हवाले से भी गवर्नमेंट एफर्ट्स कर रही है और कह रही है कि अगले 48 घंटे बहुत अहम है। दूसरी जानिब नाजरीन, इसराइल गजा में जेनोसाइड के अपने मंसूबे पर अमल पैरा है। जब ये निगोसिएशन हो रही हैं उस दौरान पिछले 48 घंटों की अगर हम बात करें तो 131 हमलों के नतीजे में अब तक तकरीबन 100 के करीब फ़लस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं। अमरीकी सदर की जानिब से इस पर तशवीश का इजहार किया गया है और इसराइल को गजा पर मजीद हमलों से रोका गया है। लेकिन अब हम अगर सुबह से लेकर अब तक के हमलों की बात बन 30 के करीब अब तक लोग मजीद शहीद हो चुके हैं। क्या सिचुएशन बन रही है, इसी पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, फॉर्मर एम्बेसडर इंटरनेशनल अफेयर्स और नेशनल अफेयर्स पर बड़ी एक्सपर्टीज़ हैं आपकी। आपको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, क्या तवक्कुआत हैं जो इस वक्त निगोसिएशंस हो रही हैं, इसमें अब हमास किस हद तक अग्री करेगा और कब तक हम एक्सपेक्ट करें कि सीज़ फायर हो जाएगी? क्योंकि जिस वक्त हमने पहली ये खबर सुनी थी कि हमास अब बात करने के लिए तैयार है और कई शराइत पर राज़ी भी है, तो हमने जो फ़लस्तीनियों में जोशो जज्बा देखा था, गज़ा के जो बासी हैं, वहाँ से नज़र आ रहा था कि वो कितने डेस्परेट हैं और किस तरह से वो चाह रहे हैं कि ये जो सीज़ फायर वाला मामला ये हो जाए और उनकी ज़िंदगियों में सुकून आए और एक हम देखें कि एक ठहराव वाली सिचुएशन वहाँ पर पैदा हो। तो आपकी क्या तवक्कुआत है, किन चीज़ों पर अग्री हो सकते हैं? ज़ाहिर है जब मौत और जीत की कैफियत में इंसान मुब्तला हो तो वो तो उसको एक उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी उसके लिए खुशी लेके आती है और वही खुशी का इजहार उन्होंने किया जो आप जिसका जिक्र कर रही हैं अभी। लेकिन जो दूसरे सवाल हैं वो पूरी दुनिया के जहन में बड़े अहम हैं और जो इंसानों का समुंदर उमंड आया है एम्स्टर्डम में, यूके के लंदन शहर में, इसी तरीके से मैनहट्टन में, बहुत सारे और मुल्कों के शहरों में, और वो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं। ये ओआईसी के ममालिक से तो कोई ऐसी चीज़ अभी शाज़ो नाज़ी नज़र आई होगी, लेकिन तो उन तमाम के जहन में यही सवाल है जो आपने पूछा है कि अब इस हफ्ते जिस तरह की आखिरी अल्टीमेटम दिया है ट्रंप ने कल तकरीबन शाम को हेलीकॉप्टर में बैठते बैठते अपने अखबार नवीसों को, और कहा है कि भाई अभी तो ये फर्स्ट फेज हैज़ टू बी कंप्लीटेड बाय दिस वीक, ये कहा है। और फिर अभी जो खबर आ रही है वो यही आ रही है कि मूव फास्ट, ये चंद घंटे पहले जो खबर आ रही है, इससे तो जाहिर यही होता है कि जो इजराइल का ओरिजिनल प्लान है, अगर ये कामयाब नहीं हुआ फर्स्ट फेज, जिसकी कि आज जो नेगोशिएशन इस वक्त होने वाली है अब से 1-2 घंटे के बाद इजिप्ट में, जिसमें कि विटकॉफ भी हैं और दामाद भी हैं डोनाल्ड ट्रंप के कृष्णर, तो वो दोनों भी होंगे और बाकी मीडिएटर्स जो तुर्की और उसके अलावा कतर और इजिप्ट, तो उससे उम्मीद तो है क्योंकि उनको सेफ कॉरिडोर का भी इंदिया दिया गया है, न सिर्फ इंदिया दिया गया है एश्योरेंस वो कतर की तरफ से। अब उसकी पासदारी एश्योरेंस तो इजराइल और पहले भी देता रहा है, पहले भी 3 फेज पीस पे एग्री हुआ और 2 हफ्ते में उसको तोड़ दिया, इसी वजह से वसवसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो अभी इसका अयादा कर लेते हैं हम कि चांसेस क्या हैं, क्योंकि इस मरतबा 8 ममालिक बीच में है। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की डिप्लॉयमेंट भी जो इस वक्त खबरें आ रही हैं और जो इंडिया नज़र आ रहा है, उससे महसूस होता है कि चंद दिनों की बात है कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, जिसमें इंडिया ने तो पहले 20,000 फोर्स को कमिट कर दिया है, बाकी जो गिरदोनवा के ममालिक और पाकिस्तान भी उसका एक हिस्सा है जिसको कि
फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साकडार ने, कि जी हम इस पे गौर कर रहे हैं। गौर क्या कर रहे हैं, ये तो क्योंकि हम उसमें शामिल हैं, और जब हम उसमें शामिल हैं तो हर चीज़ में शामिल होना पड़ेगा। मेरे ख्याल में हमारी भी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल हुई होगी, और उसको सिर्फ C-130 में जीरो में बैठा के या किसी और जगह से रीडिप्लॉयमेंट करना होगा हमें भी। तो वो जो अमन फोर्स होगी जिसको आप कहते हैं, वो उसका क्योंकि बीच में अमल दखल, वो गो के वो डायरेक्ट तो लड़ाई करना नहीं पसंद करेंगे, लेकिन वो स्टेबलाइजेशन के लिए एक गारंटी तो होंगी अगर सेफ कॉरिडोर की बात किया। फिर अगली बात यह है कि इस हफ्ते में रह गए हैं बाकी यही 4 दिन या 5 दिन, तो उसमें उसमें उनकी मुख्तलिफ जगहों पे हॉस्टेजेस रखे हुए। हमास की लॉजिस्टिक प्रॉब्लम भी है ना, और लॉजिस्टिक प्रॉब्लम ये है कि वो उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर हॉस्टेजेस रखे हुए हैं, और मुख्तलिफ मकामात पर उन्होंने बरियल किया हुआ है, यानी दफन किया हुआ है वो लोग जो जहाँ बाक हो गए हैं हॉस्टेजेस। और वो उनमें जहाँ जहाँ उन्होंने उनको दबाया हुआ है ज़मीन में, वहाँ कुछ बिल्डिंगें मुनदम भी हो गई हैं। तो उसका अयादा आज जब ये गुफ्तो शनीद होगी, तो उसमें ये इस चीज़ का तस्करा होने के बाद शायद कुछ थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर दे ना। नेतन्याहू डेस्परेट हुए हुए हैं। कल मार्को रूबियो ने भी कह दिया कि इट शुड हैव बीन डन यस्टरडे एंड वी वांट इट टू बी डन क्वाइट क्विकली। तो हर एक को इस वक्त इंटरेस्ट यही है कि हॉस्टेजेस। दूसरा वसवसा ये बढ़ा देता है कि इतने इंटरेस्ट के साथ अगर उनको बॉडीज भी मिल जाती है, ये हमास के वसवसे की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से कुछ कबाहतें आई, लेकिन हमास को पता है कि नाउ और नेवर, क्योंकि अब तो ये है कि चारों तरफ से पहले भी घेरा हुआ था, लेकिन अब घेरा तंग हो गया है। टैंक भी हैं, जहाज भी हैं, फौजें कोई वहाँ 2-3 डिवीजन फौजें लगाई हुई हैं इसराइल ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तो आखिरी मरहले का जो ऑपरेशन है, जिसको चांसेस ये था कि अभी इस मीटिंग के बाद और 20 प्लान के बाद और डोनाल्ड ट्रंप की अपनी रेपुटेशन के मुताबिक दोनों बीच में इन्वॉल्व हुई हैं, 8 ममालिक को देखा जाए, इन तमाम चीज़ों का अयादा किया जाए, तो महसूस होता है कि कुछ पहले फेज़ की उम्मीद की बड़ी अच्छी किरण हो गई है, और उससे कुछ लोगों की 2.5 लाख अफराद जो वहाँ हैं उनकी शायद जानें बच जाएं। लेकिन बहरहाल इस 20 प्लान के इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी गैप्स है, और आपने जैसा बताया कि आज भी लोगों को शहीद किया गया है, और बतदरीज इसके बावजूद कि ट्रंप ने उनको मना किया बम्बार्डमेंट न करें, लेकिन वहाँ इजरायली फिर बढ़ जाता है। मैं इत्तेशाम साहब का भी तजिया इस पे लेती हूँ। इत्तेशाम साहब, ये 2-3 चीज़ें हैं। एक तो गारंटीज़ क्या है कि इजराइल हॉस्टेजेस की रिलीज़ होने के बाद दोबारा इसकी वायलेशन नहीं करता, क्योंकि अब तक जो मामलात सामने आए हैं, अब तक जो रिकॉर्ड सेट किया गया है बार बार, उस पर हमने देखा कि सीज़ फायर के जो प्रोसेस को सबूटाज करने के लिए इजराइल ने क्या क्या मामलात किए वो हमारे सामने हैं। दूसरी चीज़ ये कि अब जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, अब इसमें ममालिक जो स्टेक्स हैं वो भी बढ़ चुके हैं। कई ममालिक इसमें अब हम देख रहे हैं कि उनकी मुदाखलत भी है, जो इस सारे प्रोसेस को देख भी रहे हैं। तो हो सकता है कि हम ये भी एक सोच सकते हैं कि भाई इस बार शायद स्टिक किया जाएगा प्लान से। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है? और दूसरी चीज़ ये कि एनेक्सेशन के हवाले से जो मामलात हैं, जिस पे हमास कह रहा है कि अगर हमारा रोल वहाँ पर नहीं तो इजराइल का भी रोल नहीं होगा। इजराइल का जो ग्रेटर इजराइल का एक ख्वाब है, और जो उनके मामलात अब तक चलते रहे हैं, क्या इजराइल इससे स्टिक करेगा इस शर्त से ख़ास तौर पर? देखिए, हम ना 2-3 चीज़ें जो बड़ी तेज़ी के साथ हुई हैं, उनमें सबसे अहम तो बात प्रेसिडेंट ट्रंप की है। देखिए, सबसे ज़्यादा इस वक्त डेस्परेट और फ्रस्ट्रेट वो लग रहे हैं, क्योंकि उनका ख्याल है, जिस तरह आपने देखा कि और यूक्रेन की जंग बंद कराने के हवाले से वो कहते थे मैं मिनटों में करवा दूंगा। हाँ, उनकी आपने देखा एम्बेरसमेंट अब तक उसी तरह ही है। पुतिन को भी सुनाते हैं वो, और यूक्रेन के सदर को भी उन्होंने सुनाई है। यहाँ पे भी यही आलम है, यहाँ पे वो चाहते थे और चाह रहे हैं कि जल्दी से अनाउंसमेंट की है, इस पर अमल दरामद हो जाए। देखिए, इतना बड़ा पुराना कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इसमें इतने इफ्स एंड बट्स हैं, इतनी आसानी के साथ ये बात नहीं होगी। अच्छी बात है जो खबरें आ रही हैं, और डॉक्टर साहब अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ पे भी अमेरिका को भी बता गया जी गो स्लो, ये सब कुछ इतनी आसानी के साथ नहीं होगा। अभी देखना, जो हम ना 4 बड़े पॉइंट्स हैं, उनमें जो 20 पॉइंट में से तो सबसे पहले यही है कि सीज़ फायर फौरी तौर पे की जाए। अभी जो इजराइल के जो आर्मी चीफ हैं उनको सुने तो वो कहते हैं जी जंग तो बंद हमने करनी नहीं है, और जंग बंदी हो ही नहीं रही है। और जिस तरह भी आप 100 से ज़्यादा लोग जो हैं 1-1.5 दिन में मार दिए उन्होंने। तो सवाल तो ये है कि ये सीज़ फायर फौरी तौर पे होगा। जो आज शर्म शेख बड़ी खूबसूरत जगह है, मैं 2 दफ़ा गया हूँ, रेड सी पे बहुत ही टूरिस्ट स्पॉट है वो। तो वहाँ पे बैठेंगे लोग, तो क्या बात होगी उसमें जी किसी तरीके से फौरी तौर पे जंग बंदी हो,
और फिर ये 72 के लोग जो हैं यरगमाली हैं, जिनमें कुछ लोग मारे भी गए हैं, और उनकी किस तरीके से उनको वापस दिया जाएगा। और तीसरा ये है कि डिस्प्लेस नहीं किया जाएगा फ़लस्तीन के लोगों को, ठीक है जी, और फेस विड्रॉल होगा। चौथा ये है कि इनकी फोर्सेस का, हिंदुस्तान की, अपना इजराइल की। लेकिन अहम सवाल आमना जो मेरा ख्याल है सब दुनिया पूछ रही है, जो 8 ममालिक के लिए बड़ी मुश्किल पैदा होगी, वो ये है कि वो जो ड्राफ्ट चेंज किया गया था 2 स्टेट सोल्यूशन वाला, वैसे तो ट्रंप साहब दावा कर रहे हैं कि जी 3000 साल का एक कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएगा। भाई 2 स्टेट सोल्यूशन आप देख लें, अब्राहम अकॉर्ड जो हुए उसमें देख लें, 1994 का 1994 का वो जो ओस्लो अकॉर्ड है उसमें देख लें, वो सारी दुनिया मान चुकी है, तकरीबन 150 के करीब ममालिक इसको मान चुके हैं, इसका जिक्र ही नहीं है। तो ये चीज़ें इनको ठीक करना होगा। और अहम बात है आमना, जो मेरा ख्याल है जो सबसे अहम बात है, आज न्यूयॉर्क टाइम की डिटेल स्टोरी पढ़ने वाली है, आई एम श्योर कि आपने भी देखी होगी, डॉक्टर साहब ने भी, उन्होंने बताया कि बैकग्राउंड में काम कैसे हुआ है। वो कहते हैं कि जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने जो माफ़ी मांगी थी, ये इतनी आसानी के साथ नहीं हो गया। वो कहते हैं 2 दिन में इजराइल के जो एक वन ऑफ दी टॉप एडवाइज़र्स हैं नेथन्याहू के, उनकी मुलाकात मियामी में 2 दिन होती रही है कि इनके साथ रोन डेनवर हैं, ये एडवाइज़र हैं अपना क्या कहते हैं नेथन्याहू के, और उनकी मुलाकात हुई है जैरेड कुशनर के साथ जो दामाद हैं, और ट्रम्प के, और अपने स्टीव विटकॉफ जो है ना, ये आप मिडिल ईस्ट के जो नुमाइंदे हैं उनके। इन्होंने उनको कन्विंस किया था कि तुमने तो हमारा सारा प्लान ही ख़त्म कर दिया, हमने तो इब्राहिम अकॉर्ड पे अमल कराने के लिए ऑन बोर्ड लिया अरब मालिक को भी और मुसलमान मुल्कों को भी, तुमने बेड़ा डुबो दिया लेके हमारा, जब तुमने हमला किया इसके ऊपर अपना मिस्र, अपना क्या कहते हैं कतर के ऊपर, लिहाजा पहले तो माफ़ी मांगो। तो ये पहले वो मान नहीं रहे थे। रिपोर्ट बता रही है कि बड़ी आएँ बाएँ सही कि फिर जब ट्रम्प ने कहा कि भाई देखो तुम हमारे लिए मुश्किल पैदा कर रहे हो, अपने लिए पैदा कर रहे हो, तुम तो आइसोलेट हो गए, हम बड़ी तेज़ी के साथ हो रहे हैं, हमें लोग गालियाँ निकाल लें। अभी जिसका डॉक्टर साहब ने जिक्र किया है, एम्स्टर्डम में कहते हैं दुनिया की तारीख में इतना बड़ा जुलूस नहीं निकला, रैली नहीं निकली, कहा जाता है कि 10 लाख से ज़्यादा लोग थे। और ना सिर्फ हमने पहली मरतबा हुआ कि हालैंड की हुकूमत के पीछे लोग पड़ गए हैं कि तुम्हारी कमज़ोरी है, तुमने एज हुकूमत के तौर पे कुछ नहीं किया इस जेनोसाइड को रुकवाने के लिए। तो ये दुनिया भी देख रही सारे मामला को। तो ये दोनों आदमी जो है ना, स्टीव विटकॉफ भी और जैरेड कुशनर भी, ये दोनों वहाँ पे मौजूद हैं शर्म शेख में। अब देखना यही है कि ये फेस सेविंग जो जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है कि जी ये जो आपने ड्राफ्ट चेंज किया था, दोनों चीज़ें नहीं हैं, और ये उसमें शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे। और नेक्सेशन की बात तो पार्टी कह रहे मान रहे हैं, इसलिए कि वो सारा का सारा फ़लस्तीनी अथॉरिटी के पास चला जाएगा अपना ये सिलसिला। इस वक्त तो आप देख लें वेस्ट बैंक की, आप देख लें सिक्योरिटी जो इजराइल के पास है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो महमूद अब्बास के पास सदर है। अब देखना ये कि ये सारी चीज़ों पे अमल होगा। बज़ाहिर ये लगता है कि ये ग्रेजुअली स्लोली जो है ना ये मामला चलेगा आगे हो जाती है। वॉच की रिपोर्ट भी ये कह रही है कि 2023 अक्टूबर से लेके अब तक इजराइल ने जो मोहलिक किस्म के हमले किए हैं, जो क्राइम्स किए हैं सीरियस किस्म की, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी इस पीस प्लान में नहीं है। इसके बाद क्या होता है मामला, ये फिर आने वाला वक्त बताएगा। थैंक यू सो मच। मीर अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, एहतशाम साहब साथ ही रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्रा द्विवेदी के जारहाना बयानात ने खित्ते में कशीदगी में एक बार फिर इजाफा कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान को दहशतगर्दी की पुष्टपनाही बंद करने के लिए धमकी देते हुए कहा है कि आइंदा फौजी कार्रवाई में माजी जैसा जब्त नहीं बरता जाएगा। अगर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर मौजूद रहना चाहता है तो दहशतगर्दी की हिमायत रोक दे। ऑपरेशन सिंदूर में फौज ने जिस जब्त का मुजाहरा किया वो आइंदा नहीं किया जाएगा। जनरल उपेंद्रा द्विवेदी इनका नाम है और इन्होंने भारतीय फौजियों को किसी भी एक्शन के लिए तैयार रहने की हिदायत भी दी है। इसके जवाब में पाक आर्मी ने भारतीय अस्करी क़यादत के बयानात को इश्तियाल अंगेज करार देते हुए वाज़ेह इंतबा जारी की है कि मुस्तकबिल का कोई भी तनाज़ा इंतहाई तबाहकुन होगा। उधर साबिक मुशीर सलामती जनरल रिटायर्ड नासिर जिंजुआ ने खबरदार किया कि भारत मुमकिना मिसाइल हमला कर सकता है। इसी तरह वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत की तरफ से कोई एडवेंचर मुमकिन है, लेकिन इसके नतीजे में उन्हें होने वाले नुकसानात को भी मद्देनज़र रखना होगा। अब सूरत इंतहाई नाजुक है और दोनों ममालिक के दरमियान कशीदा ताल्लुकात ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर सकते हैं, ये कहना है ख्वाजा आसिफ साहब का।
भारतीय फौजी और सियासी क़यादत की इश्तियाल अंगेज़ बयानात का खित्ते में किस हद तक असर पड़ सकता है, और अब क्या वाकई ही कोई मिस एडवेंचर दोबारा भारत कर सकता है? क्योंकि पहले जिस शिकस्त से भारत को दो चार होना पड़ा और उसके बाद डिप्लोमेटिकली अब तक जिन शिकस्तों का सामना करना पड़ा है हर दूसरे दिन, उसके बाद क्या सूझी है कि दोबारा भारत इस जानिब जाना चाहता है? एहतशामुल हक साहब से तजिया और ख़बर लेते हैं। एहतशाम साहब, क्या वाकई सूरत हाल संजीदा है या ये सिर्फ गीदड़ भपकियाँ बयानात की हद तक है? क्योंकि जो पहले ही ये लोग खुद इस बात को मान भी चुके हैं कि इनका नुकसान इनको राफेल की सूरत में उठाना पड़ा, और जो बाकी नुकसान हुआ S-400 का, और इंटरनेशनली भी इनको बार बार इस चीज़ का सामना करना पड़ा है, मिरर दिखाया जा रहा है। लेकिन उसके बाद अब एकदम से पैंतरा बदलना और फिर ये कहना कि हमने पाकिस्तान की तैयारी गिराए, और फिर उसके बाद कि अब जब्त नहीं कायम रखा जाएगा जो कि ऑपरेशन सिंदूर में पहले रखा गया था। तो ये सिर्फ आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या समझ बूझ है कि ये कुछ तैयारी में हैं, कुछ दोबारा मिस एडवेंचर के चक्रों में हैं? देखिए, हम ना इसमें तो वन लाइनर जवाब है उसका ये है कि सियासी साख इस वक्त बीजेपी की और इनके द्वाता जो स्ट्रेटजी है, उनकी जो नज़रियात हैं, इन पे लग रहा है इतनी कारी ज़ब लग चुकी है कि इनको लग रहा है कि 13 साल का जो इनका हुक्मरानी का दौर है वो ख़त्म होने वाला है, और आखिरी हल्ले के तौर पे अगले माह जो इलेक्शन होने जा रहे हैं बिहार में, अगर बिहार में बीजेपी इलेक्शन हार जाती है तो लगता है कि इनका सियासी तौर पे सफाया हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी जितनी तेज़ी के साथ काम कर रही है, और राहुल गांधी ने बड़ी अच्छी जगह अपनी बना ली है बाकी सियासी जमातों के साथ मिल के जो इलेक्शन लड़ना है, ये मोदी सरकार जो है ना इतनी डेस्परेट हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ आमना अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश रखने के लिए, ठंडा करने के लिए सब कुछ बयानबाजी की जा रही है। और बदकिस्मती ये है कि इनकी ब्यूरोक्रेसी भी और फौजी हजरात भी सियासी लाइन ले रहे हैं, और नतीजतन उनको अपने अंदर से भी बड़ी मुखालफत का सामना है। अभी देखें, अगर उनके आर्मी एयर चीफ कहते हैं कि पाकिस्तान के हमने 4 जहाज़ गिराए, तो लोग कहते हैं कि भाई लड़ाई के बाद जो मौका याद आए अपने मुंह पे मारना चाहिए। अब लोग उनको ये उन्हीं के लोग कह रहे हैं कि जी काश ये अपनी परफॉर्मेंस आप बैटल फील्ड में दिखाते, जो अब आप बातों में दिखा रहे हैं, तो शायद सूरत हाल कुछ और होती। देखिए, आमना सर क्रीक के बारे में आपको मैं खबर दे सकता हूँ। ये वो इलाका है जहाँ पे पाकिस्तान और जो हिंदुस्तान के दरमियान 4-5 बड़े इशूज़ हैं, कश्मीर का, पानी का, सर क्रीक का, वहाँ पे इस इशू पे तकरीबन 98% एग्रीमेंट हो चुका था। ये सारी चीज़ें होंगी थी, फिर हिंदुस्तान में सियासी तब्दीलियाँ आई, फिर मुशर्रफ साहब चले गए यहाँ से, तो ये मामला खटाई में पड़ा गया। अब ख़बर इसमें यह है कि जो कहा जा रहा है, हिंदुस्तानी लोग ये कह रहे हैं, कुछ वहाँ से ख़बरें आती हैं, कुछ मैंने भी ये चेक किया है, वो कहा जा रहा है कि चाइनीज़ ने पाकिस्तान को जो बहुत आला किस्म के हथियार दिए हैं, जिस तरह कश्मीर में आप बैठे हैं डिस्प्यूटेड जगह पे, तो हम भी वहाँ पे जाके बैठ सकते हैं, या हमारा भी वो क्लेम हो सकता है, और हमारा क्लेम है भी उस पर। तो ये हिंदुस्तान को ये लग रहा है कि जी ये पाकिस्तान को जो इतना पाकिस्तान को जो सपोर्ट मिली है चाइना से, वो अल्टीमेटली हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी, लिहाजा ये फॉल फ्लैग ऑपरेशन की एक तरह से तैयारी भी है ये कह के। लेकिन अब हमने बात यह है कि जो उनका ये इल एडवाइस नैरेटिव जो है ना, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ना, इट इज़ सिंपली अनप्रिपेयर टू एक्सेप्ट इट, कि जी आप पाकिस्तान के बारे में दहशतगर्दी के इल्ज़ामात और पाकिस्तान को जो आपने जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की, वो सारी चीज़ें नाकाम हो गई हैं। नतीजतन हिंदुस्तान, ऊपर से आप देख लें प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब उनके साथ किया है, वो बार बार ये भी कहते हैं कि 7 जहाज़ गिराए गए, तो आप हिंदुस्तानी लोग तो ये भी नहीं बात भूल रहे कि और तो और पाकिस्तान तो कहता था, ट्रंप भी ये कहता है कि जहाज़ गिराए गए, तो लिहाजा उनकी तो सुबकी हो चुकी है। उनकी जो अफवाज हैं वो ज़ख्मी हैं, वुंडेड हैं, उनकी सियासी क़यादत जो है ना भराई पड़ी है, उनको भी लग रहा है कि अंदर से उनको बहुत शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि अपनी किस तरीके से प्राइड को बहाल कर सकते हैं। प्राइड उनकी स्टेक पे है, उनकी अफवाज की भी और हुकूमत की। तो बिहार के इलेक्शन के बाद पता चल जाएगा किधर जाना। हाँ, एक बात यह है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये पाकिस्तान को वार्न किया जा रहा है, पाकिस्तान वार्नड है इस हवाले से कि ये करेंगे, एक दफ़ा फिर कुछ शरारत करने की कोशिश करेंगे। हमें तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान एडवेंचर करेगा इधर, और हम ये कर देंगे, जो जोग्राफिया और नक्शा बदल देंगे, तारीख बदल देंगे, लेकिन उनको भी पता है कि ऐसा नहीं है। अभी देख रहे 2019 में भी मार लगी थी, जो जहाज़ गिराए गए थे, अमीन नंदन जो उनका पायलट था उनको अगले दिन वापस किया था। तो हम तो जिसको कह रहे हैं मॉरली और हर लिहाज से पॉलिटिकली भी, और जिस तरीके से आप देख लें इंटरनेशनली भी हमें जो सपोर्ट डिप्लोमेटिक कम्युनिटी की तरफ से भी है, तो हिंदुस्तान जो है वो लूज़र्स है, उनको नहीं समझ आ रही कि अपने क्या करना है। तो नतीजतन अपनी क़यादत से, मिलिट्री क़यादत से इस तरह के बयान दे के अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो खुश नहीं है। उनके इंडिपेंडेंट जो बोलने वाले हैं, लिखने वाले हैं,
तबसरा निगार हैं, ख़ास तौर पे आप देख लें मिलिट्री के, वो कहते हैं कि जी हिंदुस्तान मान ले कि आपने अपनी से 5 गुना छोटी जो ताकत थी उसने आपको मारा और ठीक ठाक मारा। नतीजतन वो भुनाए बैठे हैं कि कैसे बदला लेना है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज और जिस तरीके से सारी दुनिया मान लिए पाकिस्तान की एयर सुपरियरिटी, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की एयरफोर्स दुनिया में आ गई अमेरिका के बाद। नतीजतन उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए, बहाने तलाश करने हैं। मेरा ख्याल है ये फिर एक दफ़ा नाकाम होंगे और बिहार के इलेक्शन आमना एक दफ़ा हो गए तो मेरा ख्याल है इनकी सियासी साख पे वो दबा लगेगा। शायद मेरा ख्याल है फॉर ऑल टाइम टू कम बीजेपी के जो है ना हुकूमत और इनके लोग जो है ना इनकी छुट्टी हो जाएगी। जी राइट, थैंक यू सो मच एहतशाम साहब, आपने इस हवाले से तज्जिया अपना पेश किया। नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं जो कि अफगानिस्तान से रिलेटेड है और हम देख रहे हैं कि अफगान वज़ीर ख़ारजा का इस हफ्ते दौरा भारत मुतवक्के है और इस दौरे की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सारी सूरत हाल हमने रिसेंटली देखी पाकिस्तान और इंडिया की और उसके साथ साथ पाकिस्तान के अफगानिस्तान से जो बढ़ते हुए हम देख रहे थे कि सिक्योरिटी कंसर्न्स थे जिनको एड्रेस करने की बजाय हम देख रहे थे कि वहाँ से गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा था। फिर जब चाइना ने भी इस हवाले से मामलात सामने रखे हैं और रशिया की जानिब से भी जो इशूज़ सामने आए हैं, उसके बाद अफ़गान वज़ीर ख़ारजा का इस बार का जो दौरा भारत है उससे क्या अचीव करने की कोशिश की जाएगी, किन मामलात पर बात हो सकती है। और अब ये जो है इस खित्ते में जो हम देख रहे हैं कि जो ममालिक का इल्हाक बन रहा है तो अफ़गानिस्तान किस जानिब और क्या सूटेबल है उसके लिए, इस पर बात करने के लिए ज़ाहिर शाह शराजी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एनालिस्ट। उनसे खबरें और तज्जिया दोनों लेते हैं। शाह साहब, ये मुल्ला मुत्तकी साहब का इस हफ्ते दौरा मुतवक्के है, अभी डेट सामने नहीं आई। न्यू दिल्ली से क्या किन चीज़ों पर बातचीत हो सकती है? और साथ ही साथ हमने देखा था जब जिस वक्त मई में पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने आए, उस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भी अफ़गानिस्तान की इंगेजमेंट रही इंडिया के साथ, उस पर भी बड़े सवालात उठे थे। हमने देखे बड़ी अनरियलिस्टिक इंगेजमेंट है। इसमें आप देखें इंटरनेशनल खासतौर पर यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका, उसका रोल कितना इंपॉर्टेंट है। जब मुत्तकी साहब ने पाकिस्तान आना था तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने उनको इजाज़त नहीं दी थी, तो इसका मतलब वाज़ेह हुआ कि मुत्तकी साहब को हिंदुस्तान भिजवाना, इस पे बड़ा टेक्निकली एक इशू ये है कि क्या ये अमेरिका के कहने पे जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने उनको इजाज़त दी है, वो वहाँ गए। लोगों का ये ख्याल है कि शायद पाकिस्तान से दूरी के बाद वो हिंदुस्तान को करीब लाना चाहते हैं, चाबहार के थ्रू वो दुनिया के साथ लिंकअप होना चाहते हैं, मिडल ईस्टर्न ममालिक के साथ, सेंट्रल एशियन जो कमिटमेंट है उस साइड से। लेकिन अगर हम रियलिस्टिकली देखें, पाकिस्तान इतना ही अहम है अफगानिस्तान के लिए जितना कोई दूसरा मुल्क जो है नहीं होना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ा अनरियलिस्टिक किस्म का एक स्टांस है और अनरियलिस्टिक विजिट है, क्योंकि ना तो हिंदुस्तान के बॉर्डर मिलते हैं, ना तो जो है वो उसके साथ कोई ऐसा डायरेक्ट लिंक है। हाँ, अगर आप चाबहार पे जाना चाहते हैं तो आप देखें कि जो हाल ही में इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद 65 के करीब अफगान शहरियों को स्पाइंग और मुसाद के लिए, राह के लिए काम करने के इल्ज़ाम में ईरान में फांसी दी जा चुकी है। बहुत सारे ऐसे और अफगानियों का जो ट्रायल है वो अंडर कंसिडरेशन है। तो मैं ये नहीं समझता कि चाबहार या ट्रेड के हवाले से कोई ऐसी बात हो सकती है। हाँ, इसमें एक अहम इशू ये हो सकता है कि जिस तरीके से ये बड़ी खबर है, बाग्राम एयरबेस का मुतालबा अमेरिका कर रहा है, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए पाकिस्तान, रशिया, चाइना और ईरान, मैं इसके थोड़ी देर बाद आपको एक बहुत बड़ी खबर देने वाला हूँ, लेकिन ये खबर ये है कि बाग्राम एयरबेस को दोबारा रिवाइव और हासिल करने के लिए अमेरिका को बड़ा ज़्यादा जो है प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ेगा इन ममालिक का। लेकिन कंपैरेटिवली अगर इंडिया को ट्रेड और ट्रेड कॉन्सुलेट के नाम पे, तालीमी इदारों के नाम पे अगर अफगान हुकूमत स्पेस देती है अफगानिस्तान के अंदर, तो ये एक बहुत बड़ा मरकज़ दोबारा होगा अमेरिका और उसके इत्तेहादी, और ख़ासतौर पर रा, मोसाद और इंडिया के एक नेक्सस का, जो कि पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पे बनने का खदशा मौजूद है। तो मुझे लगता है कि ये इस तनाजुर में ये दौरा हो सकता है। दूसरा, मुत्तकी साहब को भी ये खदशा लाहक हो गया है कि एक तो इंटरनली अफगानिस्तान में लोगों ने उठना शुरू कर दिया है, वॉरलॉर्ड्स ने आवाज़ें उठानी शुरू कर दी हैं, अमेरिका के हवाले से भी ताल्लुकात उनके साथ अच्छे नहीं है। पाकिस्तान, ईरान, चाइना और रशिया ने बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया है कि या तो वो दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे या फिर उनके साथ वो कारोबार और ट्रेड पे बात करेंगे। जो बड़ी खबर वो है वो ये है हमारे नाज़रीन के लिए कि जल्द ही एक बड़ा इजलास होने वाला है पाकिस्तान, रशिया, ईरान और चाइना का, और इसमें पाकिस्तान के जो खुसूसी नुमाइंदे हैं मोहम्मद सादिक, के इंटीरियर मिनिस्ट्री ज़राए ने और वजारत दाखिला ने भी तस्दीक की है कि वो जल्द एक मीटिंग करें जिसमें
एक कंसर्न ये होगा कि किस तरीके से इजाज़त दी गई है मुत्तकी साहब को बैरून मुल्क उनके विजिट पे। दूसरा, अफगानिस्तान की मजमूई सूरत हाल के ऊपर गौर किया जाएगा और 1988 के बाद जिस किस्म की पाबंदियां अफगानिस्तान पे हैं उनको रिव्यू करने की बात भी की जाएगी। दूसरा, मोहम्मद सादिक साहब कन्वे करेंगे जो अफगान सरजमीन है जिसमें BLA है, TTP है, ISK है, दूसरे दहशतगर्द ग्रुप हैं जो कि सबके लिए खतरा है, IMU के दहशतगर्द हैं, TIP के हैं जो चाइना के लिए खतरा है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लिए खतरा है। तो ये चारों ममालिक के अहम जो वज़रा हैं और पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी है ये बात करेंगे जाके जल्द, उसका जो है वो अभी जो है वो उसकी मीटिंग अरेंज की जा रही है। दूसरा जो अहम नुकता वो ये है कि अफगानिस्तान में डेवलपमेंट के इलाके हवाले से भी ये ममालिक बात करेंगे। पाकिस्तान ये भी स्ट्रेस करेगा कि जो पाबंदियां हैं, जो ट्रेड एक्टिविटीज़ हैं वो अफगानिस्तान के साथ इंक्रीज़ की जानी चाहिए। अहम जो इजलास में बात होगी वो ख़वातीन की तालीम, बच्चियों की तालीम और जो इस वक्त एक नया नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान अफगानिस्तान की हुकूमत के अंदर चेंज लाने के लिए सपोर्ट कर रहा है, तो वो उस पर भी बात होगी कि अफगानिस्तान के अंदर एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो जिसके अंदर तमाम जो ग्रुप्स हैं अफगानिस्तान के वो शामिल हों। तो मेरे ख्याल में अब जो चार ममालिक हैं उनके लिए अफगानिस्तान एक बहुत बड़ी अहमियत का हामिल होता जा रहा है। और जो दूसरा खदशा काबुल तालिबान को है वो यही है कि शायद अमेरिका भी उनके साथ नहीं है, तो वो इस वक्त इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि शायद उनको कोई सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर हम देखें जिस वक्त हमला हुआ USSR की जानिब से, रशिया की जानिब से, तो उस वक्त भी हिंदुस्तान ने साथ दिया रशिया का और USSR का। फिर जब अलकायदा के खिलाफ जंग हुई उस सूरत में भी अफगान तालिबान जो थे उन्होंने हिंदुस्तान जो था उसने साथ नहीं दिया था काबुल गवर्नमेंट का। तो मेरे ख्याल में इंडिया का एक पहले से ही एक हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है, वो कभी भी इनके साथ नहीं रहा। लेकिन हाँ, वेस्टर्न बॉर्डर को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए वो हमेशा कोशिश करता रहा है कि वो अफगानिस्तान के अफेयर्स में एक या दूसरे तरीके से जो है वो इंटरफेयर करे। और मैं आपको खुद पर्सनल विटनेस हूँ कि जिस वक्त अशरफ गनी साहब की हुकूमत थी तो हम अफगानिस्तान गए तो आपके ज़्यादातर वहाँ पे इंडियंस इतने इन्फ्लुएंशियल थे, इंडियन NGOs इतनी इफेक्टिव थी कि पाकिस्तानी लोगों की मूवमेंट बड़ी मुश्किल थी। तो ये मेरे ख्याल में मुत्तकी साहब अगर कोई अब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो शायद उनकी हुकूमत के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो अवाम है उनके दरमियान मजीद दूरियां बढ़ेंगी जो कि कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। आखिरी जो बात है इंडिया से जो एक्सपेक्टेशंस हैं इनकी वो भी पूरी ना हो पाए। जी बिल्कुल। और दूसरा जो आखिरी इस मीटिंग में जो पाकिस्तान, ईरान, चाइना और रशिया की होगी उसमें ये भी कोशिश की जाएगी कि अफगानिस्तान के साथ जो कन्फ्लिक्टिंग इशूज हैं, जो प्रॉब्लमेटिक इशूज हैं, अपने जितने चारों नेबर्स हैं वो रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो अब मेरे ख्याल में या तो तालिबान को सोचना होगा कि वो एक अबूरी हुकूमत से आगे जाएं, इलेक्शन करवाएं और जो लोग इलेक्शन जीते वहां पे एक सॉलिड हुकूमत हो जिसके साथ ट्रेड रिलेशंस हो, जिसके साथ दूसरे ताल्लुकात हो। और आखिरी जो बड़ी आम चीज़ है वो ये है कि ये चारों ममालिक अब इस बात पे भी मुत्तफिक हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन में किसी बैरूनी अड्डे की इजाजत नहीं होगी। मतलब क्लियर कट स्टांस दिया जाएगा कि अमेरिका या हिंदुस्तान या कोई दूसरा मुल्क अफगानिस्तान के अंदर अपने अड्डे कायम नहीं कर सकेगा। फौजी अड्डों की बात कर रहा हूँ। ठीक, थैंक यू सो मच दारशाह शराजी साहब, बड़ी अहम खबरें और तरह से पेश की। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इकोनॉमी से रिलेटेड एक खबर है उस पर हम डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। बात करते हैं ब्लूमबर्ग की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान दिवालिया होने के खतरात में कमी के हवाले से दुनिया की उभरती हुई मईशतों में दूसरे नंबर पर आ गया है। पहले नंबर पर तुर्की है। गुज़श्ता 15 माह में नाजरीन पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के इम्कानात में 2200 पॉइंट्स की गैर मामूली बेहतरी आई है जो मईशत की बेहतरी को जाहिर करती है। वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद के मुताबिक ये कामयाबी सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद, माशी इस्तेहकाम और IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद का नतीजा है। बैनुल-अक़वामी दर्जाबंदी में बेहतरी इसकी तस्दीक करती है, ताहम इस मस्बत मुआशी तस्वीर और ज़मीनी हक़ाइक़ के दरमियान कुछ फ़र्क है। स्टॉक मार्केट की रिकॉर्ड कारकर्दगी और महंगाई में जुज़वी कमी के बावजूद आलमी बैंक की रिपोर्ट्स बुनियादी मसाइल की तरफ इशारा करती हैं। दूसरी जानिब IMF की तरफ से भी दबाव रिपोर्ट से मुतसादिम नज़र आता है। पाकिस्तान एक अहम मोड़ पर खड़ा है जहाँ मुआशी इशारे हमें बेहतरी की जानिब दिखाई देते हैं, लेकिन आवाम की मुश्किलात में अभी नुमाया कमी नज़र नहीं आ रही। इसके समरात कब तक मिलेंगे, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर खाकान नजीब साहब, इकोनॉमी एक्सपर्ट, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ये जो रिपोर्ट्स आई हैं, क्या ये
दुरुस्त अक्कासी करती हैं पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है? क्योंकि अभी हमने जो रिसेंटली देखे हैं कुछ क्रेडिट रेटिंग्स की रिपोर्ट, खुर्रम शहजाद साहब भी कह रहे हैं कि वो भी बड़ी पॉजिटिव हैं और कॉन्फिडेंस बेहतर हुआ है हमारे इन्वेस्टर का। लेकिन जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तानी अवाम को इसके समरात मिलना, तो वो हमें दिखाई नहीं देते। तो इसके असरात क्या होंगे? और दूसरा ये कि आपकी बड़ी क्लोजली आप चीज़ों को देख रहे होते हैं, आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इस पर, तो समझाइएगा कि ये दुरुस्त समत में है मईशत और ये जो रिपोर्ट्स हैं ये किस हद तक हौसला अफजा हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो वी विल ट्राई कि हम सबसे आसान टर्म्स में ये समझ सकें कि पाकिस्तान की इकॉनमी आज कहाँ खड़ी है इन द शॉर्ट रन। पहले करेक्ट। इन द शॉर्ट रन देखिए, जब भी कोई मुल्क IMF की एंगेजमेंट में जाता है, जो लिटरेचर है यानी कि जो तहकीक है IMF प्रोग्राम्स पे, और ये कई प्रोग्राम्स पे मुहित तहकीक हमें ये बताती है कि 18 से 20 महीने में एक मैक्रो स्टेबिलिटी उस मुल्क में आ जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अफराते ज़र में कमी आ जाती है। पाकिस्तान में भी जहां 29 और 24% कीमतें बढ़ रही थी 2023 और 24 में, पिछले साल वो 5% बढ़ी और इस साल भी 5 से 7% की उम्मीद की जा सकती है। बैरूनी खसारा संभल गया, पाकिस्तान में एग्जैक्टली वही हुआ, और कॉन्सिक्वेंशली जो रिजर्व्स का बिल्डअप है वो आज 14.5-15 अरब डॉलर स्टेट बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक के पास आ गए। ये भी बिल्कुल उसी चीज़ की अक्कासी करता है। जो मालियाती खसारा है, चूँकि एक हैवी हैंडेड टैक्सेशन करती है IMF जहाँ पे भी जाती है, और उन्होंने की आप पे इस वक्त आप सबसे लेट्स से हाई अर्निंग एंकर हैं, सो आप 38.5% के करीब टैक्स देती हैं अपनी इनकम पर। गो बैक ईयर और 2 अगो ये बहुत कम था। इसी तरह सुपर टैक्स लगा, इसी तरह जो कोशिश की गई रिटेल सेक्टर को लाया जाए, इसी तरह एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे टैक्सेशन आई। सो एक ब्रॉड ब्रश से टैक्सेशन की गई सो दैट मालियाती खसारा और वो भी संभल गया, और प्राइमरी अगर मैं डेट की पेमेंट्स निकाल दूं तो एक तरह से सरप्लस में आ गया। ये बाय द बुक इकोनॉमी बिहेव करी है, विच इज अ गुड थिंग। और ये जो नकाद पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में कहते हैं ना, ये यार पाकिस्तान की इकोनॉमी डजंट बिहेव अगर हम गुड इकोनॉमिक्स अप्लाई करते हैं। सो शॉर्ट टर्म में दिस गुड इकोनॉमिक्स हैज वर्कड, इट हैज वर्कड 23 टाइम्स बिफोर। ये 24वीं दफा है कि आप IMF लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि कोई आपको आमना साहिबा पैसे नहीं देने को तैयार था, बाकी सब तब आए जब आपने ये हसूल कर लिया ऑफ एन एंगेजमेंट। इसके बाद ये बात है कि सऊदी अरेबिया, UAE, चाइना, जितने ममालिक थे, डेट भी रीप्रोफाइल हो गया। सो जो डिफॉल्ट का खदशा था 3-4 अरब डॉलर का, जब रिजर्व पे थे, तो वो दूर हो गया। तो जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, ये जो सारी गुफ्तगू ब्लूमबर्ग कर रहा है, वो कहाँ से ला रहा है? एक CDS होता है कि एक इंश्योरेंस होती है जो लेनी पड़ती है इन्वेस्टर को, उन्होंने आपके बॉन्ड पे ली हुई है, वो पहले 57% प्रोबेबिलिटी दे रही थी, आई थिंक, या 59%, वो कम होके कहीं 47-48% रह गई है। 11% उसमें कमी आई है। तुर्किया में भी आई है, अर्जेंटीना में भी आई है, नाइजीरिया में भी आई है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आई है, बिकॉज मैक्रो स्टेबिलिटी ने बड़ा होल्ड ले लिया है। S&P ग्लोबल ने, मूडीज ने, आपको फिच ने री-रेट कर दिया है। दूसरी जो चीज इसमें ऐड हुई है वो पाकिस्तान की एक्सटर्नल सूरत हाल है। US ने 19% का टैरिफ दिया, CPEC 2 की गुफ्तगू शुरू हो गई, रेयर मेटल अर्थ मेटल्स की पहली $500 मिलियन की जो डील US से हुई है, उसकी कंसाइनमेंट जो है वो चली गई। ठीक, जस्ट लुक एट दिस, डिफेंस पैक्ट हो गया, उससे उम्मीद है कि सो दिस होल थिंग हैज स्पर्ड दिस शॉर्ट टर्म कॉन्फिडेंस। पर आमना साहिबा, इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के मसाइल हल हो गए हैं। पाकिस्तान की टैक्स की ब्रॉडनिंग हो गई है, डीरेगुलेशन हो गई है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट ठीक हो गया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आ गई है, या NFC अवार्ड के तहत जो हमने काम करने थे वो हमने कर लिए हैं। इसका कतई तौर पे मतलब नहीं है। प्राइवेटाइजेशन अभी होनी है, डिस्कोस की भी, PIA की भी, वो भी सरकार चला रही है। ये है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। और एक इससे भी लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव ये है कि तालीम और सेहत के जो सूबों के मसाइल हैं, वो आज भी 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, स्टंटिंग के इश्यूज हैं, और पावर्टी, बिकॉज इतनी इन्फ्लेशन यानी कि अफराते-ज़र कीमतें बढ़ी हैं, तो प्रॉबेबली ऐसे लगता है कि अगर हम उस मेजर पे जाएं जो वर्ल्ड बैंक ले रहा है, तो जो नंबर ऑफ पुअर हैं वो बढ़े हैं। ये है पाकिस्तान की इकॉनमी। बट पाकिस्तान के अवाम को ये जो आप बता रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी आई है, उससे कुछ खास ना तो फर्क उनकी जिंदगियों में आया, ना ही बेहतरी आई है। सो आमना, थिंक अबाउट इट दिस वे, राइट? लेट्स से कि ये मैक्रो स्टेबिलिटी ना आई होती, पिछले साल भी कीमत 24% ही बढ़ी होती गुड्स की, इस साल भी कीमत
गुड्स एंड सर्विसेज की 24% बढ़ी होती, सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन, तो लोगों की जो तकलीफ में इजाफा होना था वो बहुत ज्यादा होता। सो एक तो लोगों को ये समझना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जैसे पॉलिसी रेट 22 की बजाय आज 11% हो गया है, तो कुछ आपको जो बैंकों को पैसे देने थे, आपने गाड़ी लीज की है, अब आपको 11 लाख रुपए देने हैं करोड़ के पीछे, पहले आपको 22 लाख रुपए देने थे। सो ये दो तो मैंने डायरेक्ट फायदे बताए। तीसरी बात यह कि एक एम्बियंस क्रिएट हुई है कि यार देखें, मुल्क इज नॉट इन अ डिफॉल्ट सिचुएशन, वी कैन डू बिजनेस हियर, वी कैन डू एग्रीकल्चर हियर, वी कैन सेट अप सर्विस इंडस्ट्री हियर। पर ये सब करने के लिए और लोगों का कॉन्फिडेंस इस सतह तक बहाल करने के लिए आई थिंक देयर इज अ लॉट मोर ग्राउंड टू बी कवर्ड। बट लोगों को ये समझना है कि मैक्रो स्टेबिलिटी इज अ नेसेसरी कंडीशन कि उनकी जो असल बेहतरी है, जॉब क्रिएशन, आप उसकी तरफ बढ़ सकें। और उसकी तरफ बढ़ने की जो बाकी काम है जो अभी मैंने आपके सामने रखे हैं, वो पाकिस्तान हैज फाउंड इट हार्ड टू डू, बिकॉज जो पब्लिक सेक्टर है उसकी सख्त बिल्ड करनी पड़ेगी ये सारे काम डिलीवर करने के लिए। कौन कह सकता है कि पीआईए ने 835 अरब रुपए का लाइबिलिटीज उठाई हमने पीआईए से, सो इतना नुकसान कर रही थी, इसको सरकार में चलाना चाहिए, कोई भी नहीं कह सकता। सो अगर कोई ये बात नहीं कह सकता तो क्या हमने उसको बेच लिया है? डिस्कोस जो है उनका हमने बहुत अच्छा किया है, फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग करके उनके 3.25 रुपए आप अगले 6 साल देंगी अपने बिल में, वो लगाकर जो पहले से चला आ रहा था, यानी कि उसको अगले 6 साल के लिए एक्सटेंड करके हमने एक बोझ कम किया है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि जो डिस्कोस के लाइन लॉसेस हैं या जिसको ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान के लॉसेस हैं, अंडर कलेक्शन है, इनएफिशिएंसीज हैं, उन सबको हल नहीं करना। ये अपनी जगह बात कायम है। सो पाकिस्तान उस दहाने पे खड़ा है कि दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू डू दिस। एक्सटर्नल टेल विंड भी है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। यार कितने ममालिक हैं दुनिया में जो ये कह सकते हो कि हम हंस कर कुर्सी पे बैठ सकते हैं, चाइना के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं, इसी तरह हंसकर यूएस से भी कर सकते हैं, इसी तरह मुस्कुराकर पूरे मिडल ईस्ट से कर सकते हैं और उनके साथ चल सकते हैं। सो यू हैव अ यूनिक पोजीशन। नाउ इज द टाइम टू really dig deep, गेट द पब्लिक सेक्टर एक्सपर्टीज के ये सारे मसले हल हों। वो अभी भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू डू, बिकॉज कोशिश या अदराक तो जरूर है, पर द क्वालिटी ऑफ रिफॉर्म इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट देन सेइंग कि हम ये इस पेस पे चलेंगे। हम आने वाले वक्तों में यही जो हम देख रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जिन जिन जगहों पे रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर रिफॉर्म्स की जाए, रियल वर्क है वो हमें नजर आए और उसके बाद हमारी ज़िंदगियों में कुछ बेहतरी है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।